नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते ना बहुत ज्यादा 2016 वाली वाइब्स आई। 10 ईयर चैलेंज 2016 से 2026, तब भी लाइन में खड़े थे, अब भी लाइन में खड़े हैं। पहले हमारी जेब हल्की हुई थी, अब हमारे सिलेंडर हल्के हो रहे हैं। ईरान में चल रहे युद्ध और एनर्जी क्राइसिस के बाद एलपीजी सिलेंडर डोमेस्टिक 60 रुपए और कमर्शियल लगभग 116 रुपए से महंगा हो गया। अभी वैसे तो मैं शायद कम लग रहा हो, पर इट्स लाइक खली ने 2 इंच की हील पहन ली, क्योंकि 900 के पार का सिलेंडर अब 1000 रुपए, 2000 रुपए, कहीं कहीं जगह तो ब्लैक मार्केट में 2500 का बिका है। अब जब भी हम कहते हैं द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, ऐसे मौकों पर मैं समझ में आता है क्या होता है उसका मतलब। धमाके मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं, शोर हमारे यहां तक आ रहा है। स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है, दवाइयां भी महंगी हो रही हैं, और एलपीजी की तो इतनी भद्द पिटी है ना कि भाई एक IVRS ऐप होता है जिससे सिलेंडर बुक होता है, वो ऐप ही क्रैश कर गया। भाई मैं इस हफ्ते बंगाल सीरीज में बिजी था और मुझे नेशनल हेडलाइन के नाम पे सिर्फ एक न्यूज सुनाई दे रही है कि एलपीजी महंगा हो गया, यहाँ क्राइसिस हो गए, यहाँ के रेस्टोरेंट बंद हो गए। जिस रेस्टोरेंट पे खा रहा हूं वो कह रहा है भैया आज खा लो, कल बंद होना है। और सोच के देखो, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, 20% रेस्टोरेंट ऑलरेडी अफेक्ट हो गए। और एसोसिएशन ने बताया है कि अगर ये लंबे टाइम तक चला तो लगभग आधे रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे गैस सिलेंडर नहीं तो कोई बात नहीं है, गांव वाले चूल्हे से तो काम चला रहे हैं, शहर वाले इंडक्शन खरीदने जा रहे थे तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और आग भले ही घर तक ना पहुंचे, धुआं आना तो शुरू हो ही जाता है। पैनिक बाइंग शुरू हो गई जगह जगह। झांसी में तो सिलेंडर से भरा एक पूरा ट्रक किसी ने एजेंसी में बेच दिया, केस दर्ज हुआ, अरेस्ट हो गए। जगह जगह से वीडियोस आ रही हैं, लंबी लंबी लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, लड़ाई हो रही है। वहां उनका, यहां अपना इजरायली रन चल रहा है। देख रहे हो कैसे सिलेंडर सर पे उठा के लेके जा रहे हैं। कौन कहता है इंडियंस में प्रोटीन की कमी है? गाड़ी की टंकी और पानी की टंकी में भी लोग पेट्रोल ही भरवा रहे हैं। प्रसूर गुप्ता का मैंने कमेंट पढ़ा था, द बिगर इशू इज दैट एलपीजी ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग अफेक्ट द कॉमन पीपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि एलपीजी का 50 रुपए बढ़ जाना, ये पेट्रोल की किल्लत हो जाना, सिलेंडर का नहीं मिलना, उसके चक्कर में लाइन में लगना। अगर आप एक गेटेड सोसाइटी में रहते हो, आपके यहाँ पाइपलाइन आती है, या 50-60 रुपए बढ़ने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिविलेज आपको इन चीजों से इंसुलेट कर लेता है, लेकिन जो आम आदमी होता है ना, गरीब आदमी, उसको सबसे ज्यादा असर करता है ये। अगर कहीं पे एलपीजी सिलेंडर नहीं आएगा, कोई रेस्टोरेंट तो बोल देगा चलो हम 2 दिन के लिए बंद हैं, लेकिन उसमें जो कारीगर काम कर रहा है उसके लिए दिक्कत, जो डिलीवरी बॉय काम कर रहा है उसके लिए दिक्कत, उनकी काम की कमी। और ऐसी कितनी सारी ग्रस्तियां हैं जब 50 रुपए भी सिलेंडर यहां वहां हो गया, उनका बजट हिल जाता है। और ये सिचुएशन जो है ना, 1 मिनट के लिए इसको सोच के देखो। यूपी के पीलीभीत के गांव में एक महिला इसलिए परेशान है क्योंकि ईरान पर ट्रंप ने वॉर छेड़ दिया। वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेस, इजंट इट? अभी प्रॉब्लम बड़ी इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में आबादी इतनी बड़ी है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत है। पर डे 65 लाख सिलेंडर्स यूज होते हैं। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी एनर्जी डिमांड के लिए ज्यादातर इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। जितना एलपीजी यूज करते हैं उसका लगभग 60 to 65% इंपोर्ट करते हैं, और उस पार्ट में से 90% आता है वेस्ट एशिया से। आपने अभी तक नाम सुन लिया होगा ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहीं से ज्यादातर माल आता था। ईरान ने वो रूट बंद किया है और कुछ शिप्स जो निकल रहे थे उन पे हमला भी किया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं ना, उनके इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं कि कल अगर इस शिप पे हमला हो गया तो भाई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में नुकसान होगा, और इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। तो इतने रिस्क में शिप का मालिक चलाता नहीं है उसको। वहां से सप्लाई बंद हो गई, डिमांड बढ़ गया, सिंपल। दूसरा तरीका है कि आप कोई ऑल्टरनेट रूट लो, तो उसमें टाइम लगता है और ऑब्वियसली कीमतें बढ़ जाती हैं। अब ऑब्वियसली सवाल आता है कि भैया ये कब तक चलेगा, इंडिया के पास कितने दिनों के रिजर्व्स है? तो मैंने जितना पढ़ाई की उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एस्टिमेट्स थे। कोई कह रहा था 40-45 दिन का एस्टिमेट है, कोई कह रहा नहीं हमारे भी क्रूड ऑयल है, रिफाइनरी, अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो लगभग 2 महीने का रिजर्व्स है हमारे पास। लेकिन हाँ, अगर ये यूक्रेन रशिया की तरह सिचुएशन लंबी चली तो हम सबके लाले पड़ जाएंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, क्राइसिस सिर्फ एलपीजी का नहीं है, खुदरा तेल का भी है। इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल होता है वो बैरल के हिसाब से मिलता है। $70 का मिलता था, $100 का हो चुका है। ईरान कह रहा है अभी रुक जाओ, अगर लंबा चलेगा ना $200 में भी खरीदोगे तुम।
अब इस सिचुएशन में एज सिटीजन आप सीधा सरकार को गिरा सकते हो कि भैया तुम क्या कर रहे हो, हम इतना परेशान हो रहे हैं, तुमने कोई व्यवस्था नहीं करी है, पर वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है। ट्रेड रूट्स, एनर्जी डिपेंडेंसी, ये किसी एक पार्टी की पॉलिसी नहीं होती। ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड ओवर आया हुआ है। ये चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता है वो लगा दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं वो बोल दिया, ऑल्टरनेट सोर्स, ऑल्टरनेट रूट्स, वो अपना काम कर रहे हैं। यहां तक कि ये तक कह दिया कि भैया एलपीजी नहीं हो रहा है तो मिट्टी का तेल जला के तुम अपना खाना बना लो, लेकिन बना लो, दिमाग मत चाटो। आप ही की साइड ले रहा हूं मालिक। इनफैक्ट डिप्लोमेसी से ये तक ट्राई किया जा रहा है कि ईरान से बोलने कि इंडियन शिप्स को आप अपने स्ट्रेट से निकलने दो, चाहे हमसे एक नेवल एस्कॉर्ट ले लो। अब आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर क्राइसिस आ रहा था तो इन्होंने पहले से अपने रिजर्व्स क्यों नहीं बनाए, पर अभी के टाइम पे जनता और सरकार अलग अलग नहीं है। वी आर इन दिस क्राइसिस टुगेदर एज अ नेशन, आई थिंक। और ये काम आया है। आप कितना भी कह लो इंडियन सरकार ने स्टांस नहीं लिया, डिप्लोमेटिकली इतने शार्प नहीं रहे, पर ईरान सरकार ने खुद कहा है कि इंडियन ओशियंस की तरफ जितने भी शिप जा रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियन बिजनेस से रिलेटेड, उनको टैग किया जाएगा और उनको नहीं रोका जाएगा। तो जहां नहीं कर पाई वहां नहीं कर पाई, पर यहां तो सरकार ने अपना काम किया। तो भैया कब खत्म होगा ये वॉर? खामेनी साहब पहले चल बसे, उसके बाद भी पूरी ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी, एक और लीडर अपॉइंट किया था, उनको खत्म कर दिया। कतार, यूएई, कुवैत, बहरीन, वहां पे भी भट करके धमाके मार रहे हो, जहां नहीं मार रहे हो वहां वैसे ही मरे जा रहे। कब खत्म होगा ये? ईरान ने बोला 3 कंडीशन। पहला, ईरान और उसके अधिकारों को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ भैया हम सॉवरेन देश हैं, कहीं गलत नहीं करते, हमारे भी अधिकार है, हम पे सैंक्शंस नहीं लगाए जाए। जितना उनके यहाँ नुकसान हुआ है उसका उनको हर्जाना मिले, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पेंसेशंस या रेपरेशंस। और तीसरा, आगे चल के ट्रंप भैया की बुद्धि नहीं घूमेगी, कोई ऐसा हमला नहीं होगा, उसकी गारंटी। अच्छा, पूरा जियोपॉलिटिक्स देखने को मिला। अमेरिका वेस्ट मिलके मिडिल ईस्ट में परेशानी कर रहे थे, जिससे पूरा साउथ एशिया परेशान हो रहा था। वहां नॉर्थ कोरिया को भी फोमो हो गया, उन्होंने भी अपनी नेवल क्रूज से स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट कर मारी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, किम जोंग भाई भी हैं टक्कर में। कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो, कतई बहम में हो रहे हो। ब्रो इज शोइंग हिज आईज टू द वर्ल्ड, ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम पीस। एक और इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आ रही है लद्दाख से, जहां सरकार ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किया गया था, उनको रिलीज करने का फैसला कर लिया है और उनके ऊपर से एनएसए भी हटाया जाएगा। एक प्रेस रिलीज निकाली है और बोला है, गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इन लद्दाख टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली बोला है कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे और लोग बहुत नाराज थे, इसलिए हम सोनम वांगचुक को रिलीज करेंगे। उस टाइम पे जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था, ताकि भाई वो जो मूवमेंट है पूरा उसको रोका जा सके, और एक हद तक गवर्नमेंट सक्सेसफुल भी रही है। हालांकि काफी टाइम से लद्दाख के बाकी लीडर्स और सरकार के बीच में बातें चल रही थी, टॉक्स चल रहे थे, उनमें से एक उनकी बड़ी डिमांड थी कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। और अब इतने लंबे टाइम से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जेल में रहने के बाद सोनम वांगचुक को रिहा किया जाएगा। पर यहाँ पे सवाल वही उठता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इतना आसानी से आप किसी पे भी लगा सकते हो? क्योंकि वो तो तभी लगाई जाती है ना अगर सिक्योरिटी कोई राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है। राष्ट्र के खिलाफ गए थे तो आपने उनको रिहा क्यों कर रहे हो, और अगर नहीं गए थे तो क्या आपने एनएसए सिर्फ इसलिए लगाया था कि उनका प्रोटेस्ट रोका जा सके? सवाल है, पूछना बनता है। इस हफ्ते देश में यूपीएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें ये चोमू हाईलाइट हुआ। भाई इसने बोल दिया कि मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया हूं, मेरा नाम आ गया है, जगह जगह गांव में ढोल लगाड़े बन गए, घर वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिश्तेदार आके मिठाई बांट रहे हैं, आसपास के मुखिया मंत्री आके भैया फोटो खिंचा रहे हैं, ये वहां पे माइक पे खड़े होकर भाषण दे रहा है। मैंने 4 घंटा में मैंने आईएएस का क्वालिफाई कर चुका हूँ। आसपास के पुलिस वालों ने आगे इसका इंटरव्यू ले लिया कि भैया बाबू अधिकारी है, कल इसी के ऑर्डर लेने हैं। कितना लगन, परिश्रम, धैर्य, साहस के साथ इसको क्वालिफाई किया। पता चला कभी उसने यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया था, इसके नाम का कोई और था, ये बस टोरा मार रहा था। गजब टूबीबाज आदमी। एनीवे, इस बार यूपीएससी में रैंक 1 आई है राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री की। ये कंफर्म है, मैंने चेक किया है। अनुज यूपीएससी क्रैक करने से पहले एक मेडिकल स्टूडेंट थे, डॉक्टरी और सिविल सर्विसेज। इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अटापी वटापी हैं दोनों, और ये दोनों करके बैठा है। अनुज ने यूपीएससी क्रैक किया है अन अकेडमी में पढ़ाई करके। अन अकेडमी की स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन गाइडेंस से अनुज की प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल बनी। अब तुम बोलोगे तुम्हें कैसे पता है, तो सब बोलते हैं, उन्हीं से सुन लो। ऑनलाइन कहाँ से पढ़ा आपने? सर ऑनलाइन अन अकेडमी का था, इंटर्नशिप के टाइम पे। सर ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है सुदर्शन सर से। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं,
तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से यूपीएससी की प्रिपरेशन अब पहले जैसी नहीं रही। जब बच्चे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग लेते थे, अब सारा काम एक जगह हो जाता है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जीएस, जितने भी सब्जेक्ट हो, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो सारे सब्जेक्ट अनअकैडमी पर एक साथ सीख सकते हो। अनअकैडमी आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड कोर्सेज नहीं बल्कि टॉप क्वालिटी फैकल्टी का एक्सेस देता है। मृणाल पटेल सर, सुदर्शन सर, सरमद महराज सर और मधुकर सर जो कितना अच्छा पढ़ाते हैं आपको यहां भी पता लग गया था जब हमने इनके साथ एक लद्दाख में वीडियो बनाई थी। अनअकैडमी की फैकल्टी सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल नहीं देगी बल्कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और एक प्रिपरेशन का रोड मैप भी बनाएगी। एंड अनलाइक ऑफलाइन क्लासेस जहां आईएएस बनने से पहले ही आईएएस वाली फीस मांग लेते हैं, अनअकैडमी ये सब कुछ आपको देता है सिर्फ 16,999 रुपए में, जो आज तक का सबसे सस्ता प्लान है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो टाइम की वैल्यू समझते ही होगे। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी लिंक है, जाके क्लिक करो, अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करो विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। किसी ने ट्रंप और एप्स्टीन का एक स्टैच्यू जिसमें दोनों ऐसे टाइटैनिक पोज में खड़े हुए हैं वो वॉशिंगटन की नेशनल मॉल में लगा दिया। इसके पहले भी ऐसे ही इन दोनों की याराना वाला एक स्टैच्यू लगा चुके थे। बट स्टैच्यू इन इटसेल्फ इज नॉट दैट कूल। कूल इज द बैनर जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेक अमेरिका सेफ अगेन। इमेजिन समवन डूइंग दिस इन इंडिया। इंडिया में नेताओं की मूर्ति लगाई जाती है बट किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं एक बहुत पुराना ट्रिविया देता हूं। एक बंदे ने, उसका घर इलीगल बना था, तो उसने पता क्या किया, उसने अपनी छत पे मोदी योगी का मंदिर बना के मूर्ति लगा के पूजा शुरू कर दी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इलीगल है लेकिन उसके ऊपर भगवान की मूर्ति है, चला के दिखाओ बुल्डोजर। हमारे वाले कम थोड़ी है। चोर के घर में चोरी। एनीवे, ये स्टैच्यू लगाया है एक अनोनिमस आर्टिस्ट ग्रुप द सीक्रेट हैंडशेक ने, जिन्होंने कुछ साल पहले जब एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक भी नहीं हुए थे तब ऐसा ही एक और स्टैच्यू बना दिया था। सबको पता था वहां पे कि ट्रम्प जो है ना ये एप्स्टीन फाइल्स में इसका नाम है। ये तो कुछ चीजें होती है ना जो ओपन सीक्रेट होती हैं। दिस वाज एन ओपन सीक्रेट इन अमेरिका। चलो विदेश की खबरों से वापस देश में आ जाते हैं। अनलाइक एलपीजी सिलेंडर्स, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और अब खेला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ धरने पे बैठी थी। हाँ, वोटरों के कुछ नाम कट गए थे ना, उसी को लेके कोलकाता के मैदान में धरने पे बैठी थी। ममता बनर्जी का आपको पता है मुस्लिम अपीजमेंट को लेके उनकी एक इमेज सेट है, लेकिन इस बार उनकी ऐसी स्पीच दी, हेटर्स तो छोड़ो सपोर्टर्स ज्यादा चौंक गए। बोली वो तो शुक्र मनाओ कि हम हैं पावर में, वरना एक कम्युनिटी के लोग तुम्हें घेर के मार देंगे। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। मुझे समझ में नहीं आ रहा स्टेटमेंट में चौंकने वाली बात क्या है, किसके बारे में बोल रही थी। देखिए अब मैं नाम तो नहीं ले सकता पर आप गूगल कर सकते हो। उन्होंने ये कहा, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंचे कि भैया हम देखेंगे, अच्छे से अपना चुनाव कराएंगे, हम चाहते हैं वेस्ट बंगाल में ढंग से चुनाव। लोगों ने उन्हीं को काले झंडे दिखा दिए। रात को एयरपोर्ट पे गए, लोगों ने वहां काले झंडे दिखा दिया। काली घाट पे गए, वहां काले झंडे दिखा दिए। फिर दक्षिणेश्वर मंदिर गए, वहां भी प्रोटेस्ट हो गए। तो लोग बिना इलेक्शन के टाइम पे थोड़े पागल हो जाते हैं। भले ही चीटिंग के फुल आरोप हो, लेकिन हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे जगह जगह काले झंडे दिखाने चाहिए क्या? सॉरी, मैं फन करने लगता हूं। एनीवे, एंड ममता दीदी ने शंख बजाया तो मोदी जी ने नगाड़े बजाने थे। वो भी पहुंच गए कलकत्ता में अपनी रैली करने, जिसमें हम भी पहुंच गए। एंड चिंता मत करो, ये सिर्फ ट्रेलर है। बंगाल फॉर बिगिनर सीरीज हम लोग की शुरू हो चुकी है, पहला एपिसोड आ चुका है और अब अगले कुछ महीनों तक हम इस सीरीज की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहेंगे। तो देखते रहना और सब्सक्राइब तो तुम तो जाओ, तुम क्या सब्सक्राइब कब से बोल रहा हूं, अब क्या सुनोगे तुम। अच्छा चलो, बंगाल पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं। इसी बीच में किसी ने बिहार पॉलिटिक्स पे कुछ कमेंट किया। ओए गाजू ने कमेंट किया, देखिए भैया नीतीश कुमार जैसा भी हो, लेकिन वो कभी भी हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं मांगा था और ना बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। मुझे तो अभी ये डर लगता है कि अगर बीजेपी का सीएम हुआ तो वो यूपी जैसा ही हिंदू मुस्लिम करके बिहार को बर्बाद कर देगा। इस पर आपका क्या राय है बताइए। देखिए कौन होगा वो क्या करेगा नहीं बता सकते, बट यस यू हैव टू गिव दिस अबाउट सम लीडर्स। जब हमने नीलोत्पल का भी इंटरव्यू किया था उन्होंने भी यही कहा था और बहुत लोगों ने कहा है कि आप नीतीश कुमार को 50 टाइटल दे सकते हो, इनकम्पिटेंट कह लो, चाहे आप पलटू राम कह लो, जो भी, ये बात से डिनाई नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने कभी भी कम्युनल राजनीति नहीं की। देयर इज समथिंग नीतीश कुमार वुड बी रिमेंबर्ड फॉर, आई बिलीव। हमरो दोस्त बोलते हैं, व्हाट अबाउट गोरखालैंड, वोंट यू स्पीक अबाउट इट, आई रियली वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव।
बंगाल फॉर बिगनर्स में पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ उस पर। फ्लेक्स के साथ कहा था मैंने ये बहुत भाई बंगाल फॉर बिगनर्स में गोरखालैंड पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तो ऐसे मतलब गुस्सा होकर मत बोलो मुझे। अच्छा, मीनवाइल ये वीडियो बहुत वायरल रही। एक इन्फ्लुएंसर है अंजलि झा, ये बाहर किसी पार्क में बैठ के अपनी वीडियो शूट कर रही होंगी, तो एक प्रोडक्ट रिव्यू कोई नॉर्मल ऐसा कंटेंट बना रही होंगी, और जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बीच में कोई एक आंटी आती है जो उनको टोक देती है कि बेटा तुम ये कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो बेटा, मैं बता रही हूँ। और ये वीडियो जहाँ पे इन्फ्लुएंसर बात कर रही थी और एक आंटी इनको टोक देती है, इनके रहन सहन कपड़े पहनावे के चक्कर में ये वायरल चली जाती है। आप हिंदुस्तान का नाम मत बदनाम करो, वहाँ भले उनके जैसे रहोगे तो कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। ये अपनी कुछ इज्जत है, हिंदुस्तान की लेडीज की मर्यादा यही है जी, हर औरत की इज्जत होती है जी जी जी। तो बेटा ये ऐसा ड्रेस नहीं पहनना, अपन को अपने पति के सामने बैठे तो कोई कुछ नहीं दिक्कत, अपना पति 10 बार देखेगा तो शर्म नहीं आएगी, आदमी का तो तुम्हारी शादी होगी ना जी। ये बेटा ड्रेस नहीं पहनना था, अच्छा तुम बदल क्या तुम आराम से वीडियो बनाओ, तो मेरी बेटी जैसी हो है ना, ठीक है। अगर ड्रेस 10 मिनट ड्रेस बदल के आओ तो बोला कितनी वीडियो। बहुत दूर से आई हूँ मैं, कहाँ से आए? विजयनगर। मुझे ना वो बहुत अच्छे मेरे इलाके से आया। आंटी जेलस बिकॉज शी कांट वेयर इट। आजकल कैसे भी कपड़े पहनते हैं, है ये लड़कियां, फिर इन्हें चाहिए अप्रिसिएशन मिले, पब्लिक कंटेंट है ना इनका, फिर खुला खुला घूमो। यार श्रवण भाई ऐसा कुछ उसने उल्टा तो नहीं पहना था, मतलब people in India have no problem with guys urinating in public, but it is the dressing sense where they draw the line. डैम गौरव कमेंट करते हैं योर जी इज इनफ टू शो योर अपब्रिंगिंग एंड फॉर द रेस्ट मे गॉड ग्रांट दैट आंटी विद सम गुड सेंस टू। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने सराहा जैसे अंजलि ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। ऑब्वियसली शी नोज हर बॉडी हर चॉइस, वो क्या पहन रही है, आंटी को कोई हक नहीं है बोलने का, वो जो बोल रही हैं वो उनकी सोच है, बट उन्होंने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। कई बार होते हैं ना जब बड़े हमें टोकते हैं, हम पे प्रेशर डालते हैं, हम स्प्रिंग की तरह उछल जाते हैं। ये आराम से बोल सकती थी कि आंटी अपने काम से काम रखो, अपने बेटे पे ध्यान रखो, माय बॉडी माय चॉइस, मेरे कपड़े तुमने तो नहीं खरीदे, तुम्हारे पैसे का तो नहीं पहन, क्योंकि वो समझ गई कि आंटी गलत भी होंगी, उनकी विचारधारा चाहे रूढ़िवादी भी क्यों ना लंबे टाइम से है, उनके अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंसेस से बनी हुई है। एक कॉन्वर्सेशन में एक बार कॉल आउट करने से वो बदलने तो नहीं वाली। पर ये भी नहीं कहा कि हाँ आंटी अब सही कह रही हो, आप जो कह रहे हो ठीक है, हम अग्री नहीं करते। कई बार आपको पता होगा कि बड़े गलत हैं पर गलत होने दो। वो जाकिर खान की लाइन है ना, डिसएग्री करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं। ऐसी सिचुएशन को कोई ऐसे हैंडल करता है दैट जस्ट शोज दे आर वेरी सिक्योर एंड वेरी मैच्योर। सो कुडोस टू दिस गर्ल। इसी को लेकर आनंद पाठक हैं, कमेंट करते हैं, सादा भाई आई एग्री, अंकल आंटीज बहुत ज्यादा मोरल पुलिसिंग करते हैं एंड दैट्स रॉन्ग. But you, on multiple accounts, have the argument of people's whataboutery to defend your opinion. Aren't you doing same whataboutery of about what this or that? आनंदी पाठक आप एक एग्जाम्पल के साथ बताती तो शायद मैं अपना साइड रख पाता कि कब ऐसा हुआ है कि मैंने whataboutery की है. एंड ऑब्वियसली यार देखो, मुझे नहीं पता आप किस पॉइंट में बात करें, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो आप कई चीज़ों से अग्री करोगे और आपको मैं चाहता हूं कि कई चीजों से आप डिसएग्री करो, आप बताओ कि नहीं हाँ तुम गलत हो. जिस दिन तुम मेरे हर ओपिनियन से अग्री करने लगो ना, तुम समझ जाना वो ओपिनियन मेरे नहीं है, बस मैं तुम्हारा बस ईगो चमकाने के लिए बातें कर रहा हूं. जब तुम्हें लगे ना कि कहीं गलत हूं या मैं सही नहीं बोल रहा हूं या मैं व्हाटअबाउटरी कर रहा हूं, उसी दिन कमेंट सेक्शन में मुझे कॉल आउट कर दिया करो. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, द न्यूज ऑफ द वीक. 11 मार्च को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया. हरीश राणा के केस में पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ कर दिया. वो व्यक्ति जो मेडिकली इतना डिपेंडेंट हो जाता है, वीक हो जाता है कि अगर उसकी लाइफ से मेडिकल सपोर्ट हटा दे तो वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ केसेस में जो मेडिकल कंडीशंस होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है. फॉर एग्जांपल कोई ब्रेन डेड हो जाए या फिर आम भाषा में बोले कोई कोमा में चला जाए, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स ने पैसिव यूथेनेसिया की मांग की है कि भाई आप हमें इंजेक्शन देके या कैसे भी हमें इच्छा मृत्यु दे दो. अभी हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इंडियन लॉज में क्या स्टेट एक व्यक्ति की जान ले सकता है या नहीं, इसको लेके ही बहुत डिबेट चलती है. लेकिन जहां ये आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि भाई व्यक्ति ही खुद जीना नहीं चाहता क्योंकि उसका जीवन ही नहीं बचा, तो क्या ऐसे में उसको इच्छा मृत्यु देना, उसकी हेल्प करना होगा. एक नर्स थी अरुणा शॉनबॉग, बहुत टाइम पहले हॉस्पिटल में ही उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई थी और उन्होंने डिमांड की थी कि उनको पैसिव यूथेनेसिया दिया जाए. कोर्ट नहीं दे रहा था, बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम लीगली प्रोसेस का बनाएंगे. 2015 में खैर उनकी नेचुरल सर्कमस्टेंसेस से मौत हो गई, लेकिन उनके केस से एक प्रेसिडेंट सेट हो गया और हरीश राणा का अब एक पहला केस बना है जहां उनको कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी है. तो अगर आप बायो के या लॉ के स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये.
ऐसे ही अगर आप किराए से रहते हैं या अगर आप एक मकान मालिक हैं तो आपके लिए अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट रूल्स हमारे देश के अपडेट हो गए हैं। अब जब भी कोई रेंट पे रहता है तो आप जानते हो एक रेंट एग्रीमेंट बनता है। अब उसमें रेंट एग्रीमेंट में कितने टाइम का बनेगा, डिपॉजिट कितने टाइम का लिया जाएगा, उसको लेके किराएदार मकान मालिकों में बहुत टाइम से खींचातानी चल रही थी। अब इन रेंट रूल्स में उसके पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं। पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट। रेसिडेंशियल में 2 महीना और कमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 महीने का मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। दूसरा, कभी भी मकान मालिक चाहे तो वो नहीं आ सकता घर में, उसको पहले 24 घंटे का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और फिर वो दिन के टाइम में ही किराएदार के घर पे जा सकता है। अगर भाई वो रह रहा है तो उसका घर है ना, वो आप थोड़ी ना कि हमारा भाई मकान है तो आप कहीं भी घुस जाओगे। मकान आपका है, घर उसका है। और उस मामले में मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है एक रेंट एग्रीमेंट कराया जाए। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं कराया और कल कोई डिस्प्यूट होता तो नहीं सुनी जाएगी। देश में बेरोजगारी है, हम सबको पता है। महीने दर महीने एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है, लेकिन वो इतना ऐसा होता है हमें समझ में नहीं आता। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में इतना है, इतना पॉइंट। एग्जैक्टली कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं? चेन्नई के ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक स्टडी के मुताबिक देश में 20 से लेकर 30 यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है उसमें सिर्फ 47% ऐसे हैं, आधे से भी कम, जो पेड एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में महीने की फिक्स तनख्वाह मिलती है उनको। और जो ऑफिशियली एम्प्लॉयड हैं उनमें जेंडर गैप बहुत है। 5 रैंडम लोगों को निकालोगे, 4 लड़के हैं, उनमें सिर्फ 1 लड़की है जो एम्प्लॉयड है। और ये एवरेज का रेशियो है। अगर आप बिहार, यूपी ऐसे स्टेट देखोगे वहां तो 10:1 का रेशियो है। लड़के ही ज्यादातर काम कर रहे हैं, लड़कियां काम नहीं कर रही। अच्छा, कीप इन माइंड 47% फॉर्मली एम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं है बाकी सब बेरोजगार हैं, उनमें 37% है जो इनफॉर्मली ऑक्यूपाइड है, मतलब खेती बाड़ी में काम करते हैं, गल्ले पे बैठते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और गांव में तो 85% है, मतलब ज्यादातर सारे ही इनफॉर्मल सेक्टर में है। टू रिमाइंड यू, 2 तरह के सेक्टर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जहां आपको बिल्कुल सैलरी मिलती है, सीटीसी, आपका टीडीएस कट, वो फॉर्मल हो गया, सब कुछ फॉर्मलाइज। और इनफॉर्मल, कहीं किसी दुकान में कोई काम कर रहा है किसी बाबू के अंडर, वो इनफॉर्मल। किसी के पास फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट है पर वो ज्यादा काम कर रहा है, और किसी के पास तो नौकरी कब होगी, कब नहीं होगी तो कितने लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा, कुछ का पता नहीं है। रिपोर्ट में बेसिकली फॉर्मल जॉब क्रिएशन हाईलाइट किया गया है कि सिर्फ जॉब्स नहीं, फॉर्मल, स्टेबल और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जॉब्स, मतलब नौकरियां हो, लोग जाएं, उनमें सिर्फ मर्द ना हो, औरतों के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज हो, और वो जब जाए तो उनको ठीक ठाक सैलरी भी मिले। इसको कहा जाएगा एक जॉब अपॉर्चुनिटी। वरना किसी भी चीज को जॉब कहने लगे तो क्या अपॉर्चुनिटी और क्या एक्सप्लॉइटेशन। रिपोर्ट में एग्जैक्टली सब कुछ ऐसा नहीं लिखा, मैं बस समझाने के लिए, टू मेक इट इजी, आपको ऐसे बता रहा हूं। चलो थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। 11 मार्च को ऑपोजिशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था। पास तो क्या, फेल ही हो गया। बाद में इन्होंने मूव किया था कि सभापति महोदय में निष्पक्ष नहीं लग रहे। मोदी जी बोलते हैं तो उनको देखते रहते हैं, ला 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 वाली ट्यून मस्ती, और हम बोल रहे होते तो कहते हैं नो नो, ओके ओके, नो नहीं। और इनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 2 दिन तक डिबेट चली, लगभग 12 घंटे डिस्कशन हुआ। और हुआ क्या, कुछ नहीं, मोशन को वॉइस वोट से रिजेक्ट कर दिया। वॉइस वोट मतलब ऐसे वोटिंग नहीं होती, वो पूछा जाता है कि स्पीकर पे कॉन्फिडेंस है, आय, और नहीं है, नो, द आईज विन। ऐसा जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। और एक तो ओम बिरला साहब के खिलाफ ना चाह के भी कुछ नहीं बोल पाता मैं। अब बाइस्ड है ठीक है, लेकिन क्यूट भी तो बहुत है। राहुल गांधी नहीं बोल देता कि आप बताओ मैं क्या बोलूं। आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। वो फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, मैं वैसे ही बोल दूंगा, आप ही बताओ क्या बोला। बढ़िया, सब घर पे सब अच्छा। हाँ। ये तरीका है। लोकसभा से चलते हैं राज्यसभा में, जहां पर एक नेता ने जलवा बिखेरा हुआ है, और वो है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा। इन्होंने रिसेंटली एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, टेलीकॉम कंपनीज के अनफेयर मोबाइल प्लान्स पर। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। मतलब सर्विसेज आपको 12 ही महीने देते हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग हैक से ये आपसे पैसे 13 महीने के लिए लेते हैं। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। और इनका रिचार्ज सिर्फ कहने को ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है और आप महीना 2 महीना नहीं कराओ तो आपकी इनकमिंग ब्लॉक कर देते हैं। सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। अब मैं रिचार्ज इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि नहीं करनी मुझे से किसी से बात, लेकिन अगर कोई करे तो सुननी तो है मुझे।
तो आप ना चाहते हुए भी, ताकि आप एक्टिव रहो, आप इनका मोबाइल रिचार्ज प्लान लोगे। और उसमें भी अगर आप सिर्फ इनकमिंग चाहते हो, मतलब सिर्फ चाहते हो लोग मुझे कॉल कर पाए, तो उसका कोई बेसिक प्लान होना चाहिए, वो नहीं होता। इन लोग का ना बेसिकली कुछ ऐसा चलता है कि सुनो 300 का प्लान है हमारा, 399 का जी, हम आपको देंगे टेक्स्ट मैसेज अनलिमिटेड, और क्या दोगे, और अनलिमिटेड कॉल। इतना कौन करता है? साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम। अच्छा, और क्या दोगे? पिंगू टीवी, चिंगू टीवी, खेटा फ्लिक्स, पर इनका तो हमने कभी नाम नहीं सुना। अगेन यू प्रॉब्लम। अच्छा बात नहीं है। तो चड्डा साहब ने 3 डिमांड रखी। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, कोई भी मोबाइल नंबर 3 साल से पहले परमानेंटली डीएक्टिवेट ना किया जाए। थर्ड डिमांड, वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। और ये अभी की बात नहीं है, बहुत टाइम से राघव चड्डा ऐसे ही और मुद्दे उठाते आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे खाना, वो ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, अभी टेलीकॉम वाले, बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सराहा कि राघव चड्डा इस टाइम पे सही इशू उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका पीआर है ऐसे मुद्दे उठाने का, ताकि जेनजी ऑडियंस में इनका नाम फैले, सोशल मीडिया पे बात हो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अगर ये पीआर स्ट्रेटेजी भी है तो मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया पीआर स्ट्रेटेजी है, चलनी चाहिए। पीआर के बहाने कम से कम मुद्दे तो उठा रहा है कोई। डीमा ग्लागाओ बोलते हैं, भाई आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुलडोजर एक्ट। Every time something wrong happens or any other cases, we have seen bulldozer and demolishing of the houses. Is it not according to our constitution? How does government do this? ये आप शायद पूछ रहे हैं। उत्तम नगर की घटना हुई, उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। कुछ चीजें होती है ना जिनके मामले में मेरा स्टांस तो कम से कम क्लियर रहा है। तरुण पे चाहे जितने इल्जाम लगाए, तरुण के साथ कभी नहीं होना चाहिए। जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। पर जिनके घर पे आपने बुलडोजर चला दिया, उनके घर में भी क्या पता कोई बच्चा हो जो अपने एग्जाम पढ़ाई कर रहा हो, उनके घर में भी कोई महिला हो जिसका इससे कुछ लेना देना ना हो, है ना, और भी बहुत सारे, उनकी क्या गलती है? बट वो तो फिर भी एक मोरल आर्ग्यूमेंट हो गया। बट एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। आपने किसी को, पुलिस का काम है उसको पकड़ना, है ना, फिर वो जाएगा, कोर्ट केस होगा, जज का काम होता है बताना क्या सही है क्या गलत है। पूरा सिस्टम चलता है ये। आप जब बाईपास करके बोलते हो नहीं ये गलत है और सीधा आप बुलडोजर चला देते हो, लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेसी जिसकी दुहाई आप बाकी दिनों देते हो ना, ऐसी जब चीजें होती हैं तो इन्हीं चीजों का गला घोटा जाता है। अगली खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपने स्टेट की वो फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए लोगों को दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा करने पर 25,000 रुपए तक के इंसेंटिव देंगे। अगर आपने दूसरा बच्चा किया तो 25,000 रुपए, और अगर तीसरा बच्चा होता है तो सरकार अगले 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए देगी। और जब तक बच्चा 18 साल का होता है तो उसकी एजुकेशन स्टेट की तरफ से। तो अब तुम पूछोगे कि लोग मचा रहे हैं उससे नायडू साहब का क्या फायदा? तो दरअसल ये हो रहा है, कुछ टाइम पहले शो में बात की, आपको याद होगा TFR, मतलब कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जो अमूमन होना चाहिए 2.1। अगर ये फर्टिलिटी रेट है यानी कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग दुनिया से जा रहे हैं। अगर इससे ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और इससे कम है तो पॉपुलेशन घटेगी। और आजकल ऐसी जनरेशन बदल रही है, महंगाई बढ़ गई है, बच्चे भी लोग नहीं चाहते। कई सारे स्टेट्स हैं जहां का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है, और ये इंडिया में तो अभी शुरू हुआ है। कई सारी कंट्रीज हैं तो बहुत टाइम से जूझ रही हैं इस चीज से। साउथ कोरिया, जापान, इनफैक्ट रशिया ने तो एक सेक्स मिनिस्ट्री तक बनाई है ताकि लोग सेक्स करें, बच्चे पैदा करें, हमारे यहाँ का पॉपुलेशन बढ़े। अच्छा, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, खास करके हिंदी हार्टलैंड में, तो आपने नोटिस किया होगा कि इस बार गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई है। फरवरी खत्म भी नहीं हुआ था कि पारा 30 टच करने लगा था। अभी तो हम सोच के डर रहे हैं कि भैया जब मई जून आएगा तो क्या हालत होगी। और अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो, आपका शहर अकेला नहीं है। इस टाइम पे गर्मी सही में जल्दी आ गई है और ज्यादा आ गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल में पहली बार मार्च के पहले हफ्ते में ही सीवियर हीट वेव आई है। मतलब जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम पे, अगर उससे 1, 2 नहीं 6 डिग्री ऊपर जाए ना, तब आती है सीवियर हीट वेव। लास्ट जब हीट वेव आई थी तब 2022 में आई थी, फिर 2024 में मई के बीच में आई थी, फिर 2025 में अभी अप्रैल में आई थी, और इस साल 6 मार्च को ही आ गई है। और तुम सोचो कि सिर्फ हिमाचल में हो रहा है, तो नहीं, 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में भी मार्च के महीने में हीट वेव दर्ज हो रही है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह अमूमन के मुकाबले गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। इनफैक्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कई जगह पारा भी 40 तक छू चुका है। बहुत जगह सीवियर हीट वेव आई हुई है, IMD बता रही है। और ये क्यों हो रहा है? फरवरी से ही इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा गर्मी क्यों आ रही है, वो मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत है। अब बस हमें ये जानना है कि कितना हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है।
गर्मी बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे देश से हजारों हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका में मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग एंटार्क्टिका का A23A वो टूट के अब पिघलने लगा है और कुछ ही हफ्तों के अंदर वो समुद्र में पूरा समा जाएगा। कितना बड़ा है पता है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, मतलब दिल्ली की साइज से 3 गुना ज्यादा। इतना बड़ा आइसबर्ग पिघल के समुद्र में समा जाएगा और ये स्टार्ट है बस अभी। यहाँ से गर्मी, वहां से भूकंप, यहाँ से तूफान, वहां से बारिश। वो चचा पे जो तुम हंस रहे हो वो गलत नहीं था। 26 में तो दुनिया खत्म है। इसी बीच मीरा भाईंदर से ये इंटरेस्टिंग पब्लिक टॉयलेट की फोटो वायरल होती है। 4 कमोड, चारों एक साथ। एक तो ऐसे कांड, नाम भाईंदर से भयंकर करो तुम अपना पहले। 4 कमोड एक साथ, बीच में कोई पार्टीशन नहीं। पता नहीं आदमी हगने जाएगा ग्रुप चैट करने। नारायण मूर्ति फेवरेट वॉशरूम, टीम मीटिंग प्लस टॉयलेट ब्रेक, मल्टीटास्किंग लेवल 100। लिटरली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पीएम एक साथ मुद्दे योजना, सुलभ नहीं सामूहिक। लूडो खेलेंगे साथ में, पर लूडो के लिए तो ऐसे चौतरफा होना पड़ेगा ना। ये तो खो-खो, ये खो-खो वाला हिसाब लग रहा मुझे। इंजीनियर फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। भाई थोड़ा मग्गा पास करना। हम साथ साथ भागेगा एक साथ तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, मोदी जी को बुलाओ, इनॉग्रेशन नहीं करेंगे क्या इसका? अरे ऐसे कैसे भाई, आइडिया मत दे, क्या पता कल अभी जा झंडा लेके। मित्रों बैठो। अब देखो, बहुत वॉर, एलपीजी, ऑयल क्राइसिस, जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई, बहुत सीरियस मसला हो गया। और अगर इनमें से तुम्हें कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, अगले सेगमेंट में न्यूज़ है वो भी समझ में नहीं आएगी, पर उसमें हंसी जरूर आएगी। अगली न्यूज से पहले हेडलाइन सुनो। कार हिट पोथोल, ब्रेन डेड वाइफ कम्स बैक टू लाइफ। खबर है बरेली से, जहां पर विनीता शुक्ला नाम की एक पेशेंट एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थी और हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोगों ने कहा कि अब नहीं, इनको तो ब्रेन डेड हो गया, कोमा हो गया। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब नहीं बच सकती, आपने ले जाओ वापस। घर वाले भी बेचारे ले जा रहे थे, शमशान की तैयारी हो गई थी। लेकिन जब विनीता जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी से ले जाया जा रहा था, रास्ते में एक खड्डा आता है। विनीता जी उठ के बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? शमशान घाट तो इस तरफ। और विनीता जी के घर वालों का वेलकम हो गया, देखो ये जिंदा है। हाँ भाई, लोगों को लगा मर गई है, ले जा रहे थे, खड्डे में टकरा के जिंदा हो गई। When someone dies because of pothole, all hell breaks loose. But no one would praise government when same pothole save life. हाँ, गडकरी जी बोल रहे हैं, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। Time to set up मंदिर and start doing पूजा around that pothole. करप्शन में भी दिव्य शक्तियां होती हैं, कुछ खड्डे अच्छे होते हैं। तिहाड़ीज नेक्स्ट शो देखिए, पोथोल के बेनिफिट्स। क्या बढ़िया था गुरु। और ये खबर जब आग की तरफ फैलने लगी कि खड्डे में टकराकर एक औरत जिंदा हो गई, तो वहां पे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हरकत में आई। वो बोली, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी सड़क पे खड्डे। अरे वहां तो मरम्मत का काम चल रहा था, खड्डे तो थे ही नहीं सड़क पे। एक ही NHAI, ये जितना रोड की सफाई नहीं करती उतना रोड बनाने की सफाई देती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फिर बाद में विनीता जी को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं भैया, यहाँ कोई कंफ्यूजन हो गई है, ऐसे कोई ब्रेन डेड इंसान वापस नहीं आ सकता। या तो ये डीप कॉमा सिचुएशन होगी या पुराने अस्पताल में इनका ठीक से असेसमेंट ही नहीं हुआ होगा। फिर मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हुआ कि पहले बता दिया ये गई, फिर खड्डे में आके वापस आ गई। ह्यूमन वर्जन ऑफ करके ऑन कर चलने लगेगा। भाई गलत कहते हैं लोग, 2 wrongs don't make a right। यहाँ खराब ट्रीटमेंट के बाद खराब सड़क पे जाने से पेशेंट ठीक हो गया। 2 wrongs did make a right। तुम्हें ये वाली खबर अचंभित कर देने वाली लग रही हो तो अगली सुनो। बिहार में एक बंदे का एडमिट कार्ड आया। दरअसल राकेश कुमार ने बिहार सिविल कोर्ट में पियून की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। 2022 में इन्होंने अप्लाई किया था, 26 में इनका एडमिट कार्ड आया। हाँ, देश मेरा रंगरेज रे बाबू, जितनी देर में इनका एडमिट कार्ड आया उतने में लोगों की डिग्री हो जाती है। अब ऐसे एडमिट कार्ड में क्या आया कि वो न्यूज बन गई। इनके एडमिट कार्ड में नाम, पता, पिताजी का नाम, जेंडर सब ठीक था, बट फोटो इनकी नहीं, एक कुत्ते की लगी थी। आदमी नौकरी करते करते कुत्ता बनता है, ये भाई नौकरी मांगते मांगते बन गया। और ऐसा नहीं है गलती इनकी है, इसने एप्लीकेशन की रिसीप्ट भी दिखाई कि नहीं भैया मैंने तो सही फोटो दी थी, तो अथॉरिटीज ने गलत कर दिया। उनका भैया आप ठीक कर दो जाके। पहले एप्लीकेशन डाली नौकरी की, फिर अपनी फोटो बदलने की एप्लीकेशन डाली, दोनों नहीं मिली, दोनों एप्लीकेशन पारित नहीं हुई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुत्ते की फोटो लगा दी उसके एडमिट कार्ड में। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गलती हुई है। सरकार दरअसल प्रूफ दे रही है कि उस जनता को समझती क्या है। And I still can't help but notice, तुम कुत्ते की फोटो देख रहे हो कितनी एस्थेटिक आई है। अगर एडमिट कार्ड में इतनी एस्थेटिक फोटो आती है तो अगले जन्म में कुत्ता ही की जो है मुझसे कोई स्मार्ट,
बताओ खुद नहीं, तुम खुद दे। हमें तुम्हें हंसी आ रही है, सोचो वो इंसान जिसके एडमिट कार्ड पे कुत्ते की फोटो, उसको कितना गाली देने का मन करेगा, पर वो नहीं दे सकता। क्योंकि अगली खबर सुनो महाराष्ट्र से। यहां के एक गांव की ग्राम पंचायत ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक रेजोल्यूशन पास किया कि अगर उनके यहां कोई मां बहन की गाली देते पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपए का फाइन लगेगा। 500 रुपए का फाइन गाली देने पे, ये कोई बात हुई? और तुम सोचोगे इन्हें कैसे पता चला कि हमने गाली दे दी? तो वीडियो एविडेंस सबमिट करना होगा आपको। तो नहीं ऐसे नहीं लगेगा फाइन, प्रूफ के साथ। गाली देता है, हाँ, दोबारा देगा? फिर से दो, ठीक से नहीं आई। लैंडस्केप में गाली, लैंडस्केप में, हाँ, कौन सी? ठीक है, अच्छा एक रुको यार, ब्लूटूथ ऑन था, फिर से देना। यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट नहीं आएगा कि सिर्फ माँ बहन की गाली पे ही फाइन है। बाप भाई, जस्टिस फॉर बाप भाई। एक आदमी उसमें भी लॉजिक ढूंढ रहा है कि ठीक है माँ बहन तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट दादी एंड मौसी? अगर मौसी की गाली पे फाइन लगने लगा ना तो टाइगर भाई जैकी श्रॉफ की उधारी चुकाते घूमेंगे। पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट इट फर्स्ट, सो देन बैंड हिंदी गाली। मराठी वाली आए भाई ना, चलेगा शायद। महाराष्ट्र वालों का अलग ही चलता है भाई, उनको तो लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, लॉजिक हो रहा हो, इलॉजिक हो रहा है, हिंदी में हो रहा, मराठी में क्यों नहीं हो रहा? जय महाराष्ट्र! पर साला क्या देश है अपना, साला धंधा करो, जीएसटी दो, कमाओ, इनकम टैक्स दो, और इतना टैक्स देने के बाद भी हालत नहीं सुधरती। आदमी गाली दे के मन हल्का कर रहा था, उस पे भी टैक्स। अरे सुधर जाओ, बहरे हो गए हो क्या? जनता की आवाज सुनाई नहीं देती? ऐसी कौन सी गाली दे सकते हैं जिससे मन भी हल्का हो जाए और बटुआ भी भारी रहे? भोस नहीं, लाउड़े अबू जब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन एक सिंपल गाली है जो दी जा सकती है, कोई बुरा नहीं मानेगा, गधे। सिंपल नो, क्यूट। अच्छा, गधों के मामले में एक इंटरेस्टिंग इनसाइट देता हूं। हमारे देश में ना गधों की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, लिटरली। 2019 में गधों का सेंसस हुआ था, जब पाया गया था कि देश भर में लगभग 1.25 लाख गधे हैं, जो 2012 के मुकाबले 60% डिक्लाइन था। तो इन दोनों गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है ताकि गधों की पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। ये सेंटेंस कहीं भी डाला जा सकता है, पता है तुम्हें? गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है ताकि देश में गधों की पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। सरकार देश में गधों की पॉपुलेशन बढ़ा रही है। ये कितना लिबरल सेंटेंस है, कितना सच है भाई। बट ऑन अ सीरियस नोट, इंडियन गवर्नमेंट NLM नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत डोंकी फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। गधों की संख्या बढ़ाने के लिए 50 लाख तक की आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। पैसा ही पैसा होगा। फाउंड माय साइड हसल आइडिया, लुक्स लाइक द IT सेल इज ऑन अ हायरिंग स्प्री। 543 का क्या करें फिर? 543 गधे, ये क्या दिल्ली के किसी बड़ी सी बिल्डिंग में मिलेंगे? लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि कल तुम बगल वाले तबेले में 2 गधे रख के कहो कि नया स्टार्टअप आइडिया। नहीं भाई, उसके भी क्राइटेरिया है। आप क्वालिफाई करने के लिए आपके प्रोजेक्ट में कम से कम 5 गधे और 50 गधी होनी चाहिए। ऑकवर्ड गोट की फॉलोअर लिस्ट देख। व्हाट डू यू मीन ऑकवर्ड गोट की फॉलोअर लिस्ट? सुप्रीमेसी। जस्ट अ जोक। बट ऑन अ सीरियस नोट, सेक्स रेशियो देख रहे हो तुम? 50 गधी 5 गधे। दैट मेक्स मी बिलीव देश में आजकल गधों का ही राज चल रहा है। हम गधे, किसी को पर्सन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो न्यूज पढ़ रहा हूँ। अब भाई तो कभी कभी लगता है यार इतना सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, मूड खराब हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, न्यूज इवेंट्स होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, और वही डिस्कस करते हैं हम इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इस हफ्ते की पॉजिटिव खबर है केरलम के तिरुवनंतपुरम से। यहां चल रहा है अतुकल पोंगल। अब अतुकल पोंगल अगर तुम्हें नहीं पता तो ये केरलम का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। ये एक त्योहार होता है जहां पे पूरा शहर भगवती देवी की पूजा करता है। सारी महिलाएं आके भगवती देवी के लिए एक भोग बनाती हैं, चावल, गुड़ और नारियल से। 2009 में तो लगभग 25 लाख महिलाएं एक ही जगह पे आके उन्होंने भोग बनाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। सोचो, एक दिन एक जगह 25 लाख, 2.5 मिलियन। जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी होती है, उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा होती है। ऑब्वियसली जब एक टाइम पे इतने सारे लोग एक जगह आते हैं तो बहुत ज्यादा कचरा भी होता है। ऐसे इस साल अतुकल पोंगल के बाद 800 टन कचरा जनरेट हो गया। 800 टन, जिसमें फूल, पत्ते, नारियल, राख, बहुत सारा सामान था। लेकिन जब एक साथ इतने सारे लोग आके एक जगह को गंदा कर सकते हैं तो उतने ही लोग एक साथ उस जगह को साफ भी कर सकते हैं। इस बार केरलम में लोगों ने करके दिखाया। 800 टन कचरा वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वहां के लोगों ने मिलके एक दिन में ऐसे साफ किया जैसे अनुपम खेर के सर से बाल। कुछ पूछा?
पूछा मैंने कुछ? अब सोचो यही एग्जाम्पल से इंस्पायर होके बाकी जगह भी ये होने लगे। 9 दुर्गा के बाद, गणेश चतुर्थी के बाद जगन्नाथ यात्रा, मोहर्रम, कावड़ यात्रा भी निकलती है। इतने सारे फेस्टिवल होते हैं जहां इतने जुलूसेस निकलते हैं और गंदगी होती है। और ज्यादातर ऐसी हम अपनी वाटर लैंड बॉडी जिनको पूछते हैं उन्हीं को गंदा करके छोड़ देते हैं। अगर गंदा करके साफ करने को भी फेस्टिवल में इंक्लूड किया जाए तो कितना कुछ सीखा जा सकता है। और वो चीज केरलम के लोगों ने इंस्पायर किया हमें। केरला सर 100% लिटरेसी सर। 100% लिटरेसी हर बार मीम नहीं, कई बार इंस्पिरेशन भी देती है। अगली कोई पॉजिटिव स्टोरी नहीं है पर मैं उसे बनाना चाहता हूं। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर इस हफ्ते ये स्टोरी शेयर की। आजकल सबको पता है कि दिल्ली के बाद मुंबई भी ऐसा शहर हो चुका है जहां एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। 100, 200, 250 का AQI मुंबई में नॉर्मल होने लगा है। उसी को लेकर इंस्टाग्राम पर दीपिका ने स्टोरी लगाई और बोली आवर चिल्ड्रंस आर चोकिंग, हाउ इज दिस ओके? और फिर BMC को उसमें टैग भी कर दिया। और ये ऐसी स्टोरी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे पूरब झाकी वाली वीडियो, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स अपने इन्फ्लुएंस का फायदा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ ब्रांड डील्स के लिए नहीं, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस को सोशल इश्यूज पर आवाज उठाने के लिए भी यूज करें। कि वो एक ऐसी क्वालिटी है जो आजकल इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स में नहीं दिखती। इंडिया के सेलिब्रिटीज बस सेफ बातें करवा लो, सेफ चीजें, गुड बॉय इमेज रखवा लो, यहाँ साबुन, तेल, बट्टी ये बिचवा लो, यहां तक रह गया है। दुनिया भर के आर्टिस्ट हैं, उनका सबसे पहला काम होता है सवाल उठाना सरकार से। और यही डिफरेंस होता है सेलिब्रिटी लेजेंड्स और इन्फ्लुएंसर रह जाने में। इस मामले में नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे मैं जुबीन गर्ग का। जुबीन गर्ग जब मरे, उनका फ्यूनरल हुआ तो माइकल जैक्सन के बाद सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग थी, रिकॉर्ड बन गया था। आपने अगर नाम भी नहीं सुना हो ना और आप जानना चाहोगे ऐसा क्यों हुआ, तो कभी किसी एसएमई से बात करना, तो आपको बताएगा कि एक जुबीन दा हमारे ऐसे थे जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए थे, हमारे लोगों की आवाज उठाते थे, हम लोग को हेल्प किया करते थे। तो ये जो क्वालिटी है आजकल के इन्फ्लुएंसर्स में कम है, अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जनता की आवाज उठाना। ओके, टाइम फॉर द फाइनल सेगमेंट जहां हम टीम के साथ मीम रिव्यू करते हैं। जो चल रहा है उसके ऊपर कुछ कंटेंट सरकार की तरफ से आता है, कुछ जनता की तरफ से, और वही हम रिव्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दुनिया खत्म है। और इस वाले सेगमेंट के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर सौमित्रो चैटर्जी। सौमित्रो इज ऑल्सो अ यूट्यूबर। हमारे साथ ये बंगाल सीरीज कवर कर रहे हैं, बंगाली में बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो पहले मेरा करना। अबे साले, मेरे नेपाली दोस्त लगे पड़े हैं मुझे फ्लेक्स करने में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो रैपर भी है, इंजीनियर भी है। रियली ब्रो, हमारा प्राइम मिनिस्टर सोल्जर भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। सब टाइम टू टाइम बन जाता है। परम ज्ञानी है, सुपरमैन है, कल्कि का अवतार है, भगवान है। उसके आगे फ्लेक्स करोगे तुम? औकात है तुम्हारी? भगवान चला रहा है देश। जय मोदी। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजन। This would never get old भाई। सबसे बड़ी बात है उनका सबसे कोई ना कोई पुराना नाता है। सबसे कोई ना कोई। हाँ, जब कोलकाता में मेट्रो नहीं था तब वो आके मेट्रो में चढ़ के गए। रिसेंटली ही टॉक्ड अबाउट कि पहले था कि हाउ ही यूज्ड टू मेक गैस फ्रॉम नाला। अरे वो कहाँ है टेक्नोलॉजी चाहिए, नाले बहुत है देश में, गैस नहीं है। कहाँ है वो टेक्नोलॉजी मोदी जी? बोलते बंद क्यों? अर्ज किया है, लग रहा है मुझे इसके बोल देना चाहिए। जोमेटो वाला SBI में लंच देने गया था, SBI वालों ने बोल दिया लंच के बाद आना। मैंने पॉज किया पहली लाइन के बाद, मुझे पता कुछ क्रेजी आने वाला है। बेस्ट मीम सो फार, जिसने भी लिखा ना ह्यूमर तक, मीम ऑफ द वीक अवार्ड गोज टू ह्यूमर तक। मी पीसफुली ट्राइंग टू स्टडी करंट अफेयर्स। ट्रम्प शर्म तो से एप्स्टीन की फाइल्स में भी नहीं आई तुमसे। इतना ज्यादा है ना, वो जाता ही नहीं है भाई। ट्विटर पर देखो तो ट्रंप ने कुछ कर दिया, इंस्टाग्राम पे आओ तो ट्रंप के कोई मीम आ गए, यूट्यूब पे जाओ तो आधे थंबनेल में वो चिपका हुआ है मेरे खुद। तो इज द ओजी विश्वकर। हाँ फुल भाई डोलांड। What? City people panic due to shortage of LPG. Village people with this. City people have induction. अबे इंडक्शन भी तो है। हाँ ये बात तो, इंडक्शन की सेल्स बढ़ गई होंगी नहीं बहुत। हाँ स्टॉक्स एकदम या इंडक्शन स्टॉक्स। हबीबी कम टू विलेज, वी हैव चूल्हा। इलेक्ट्रिक गैस स्टोव का नाम सुना है? चूल्हे के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है दोस्तों। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पी।
ये जो एक हमारे देश का फ्लैग है ना, ये हमारी कंट्री की रेटिंग दी है जनाब। जंग, कोक स्टूडियो, क्रिकेट, इसमें जीतो ना जीतो लेकिन ह्यूमर, मीम्स, पाकिस्तानी, सही तो बोला। लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि गलत थोड़ी बोल दिया। यूपी पुलिस की जय। ठीक है, मैं उससे फोन पे बात कर रहा था, बोल रहा था ब्रो यहाँ की पुलिस फेरारी में आती है। आती तो है, आती तो है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मैं उसको बोला हमारी यूपी पुलिस बुलडोजर में आती है। मुजरिम को तो सजा मिली है, बस एक प्लॉट भी खाली हो गया। इसको बोलते हैं रीडेवलपमेंट। गुड वन भाई, गुड वन। अनमोल गर्ग भाई, वाह, व्हाट वर्ड प्ले, व्हाट अ गुड जोक। अब तो दिल्ली में भी आ रहा है यार बुलडोजर वाला। सिर्फ बस एक फ्लॉ ये कि आपने यूपी को टारगेट कर दिया, बट यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली आजकल तो हर जगह चल रहा है। कहां नहीं चल रहा? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। मुस्लिम लोग के साथ नहीं खेलना चाहिए चेस। क्यों? मेरा एक दोस्त था भाई, उसके साथ खेल रहा था मैं, उसने भाई मेरे को कुत्ते जैसा हरा दिया यार। उसने 4 क्वीन लेके आ गया वो। तीन चांस में चेकमेट भाई, मतलब दिमाग ही खराब। मैंने बोला भाई तू वाइट ले ले, तो कह रहे नहीं हमारे तो बुरके में ही रखते हैं भाई। बाय द वे आई एम अ मुस्लिम बट गुड जोक्स। आई एग्री भाई, आई एग्री। मतलब जब से लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि एज लॉन्ग एज अ गुड जोक, आई मीन तुम मुझे ऑफेंड कर दो, बट अगर मुझे तुम ऑफेंड कर रहे हो, मुझे हंस दिया उस जोक पे, ओ इट्स अ गुड जोक, इट्स वर्थ इट। पढ़ाई के टाइम कोविड-19, जॉब के टाइम एआई और दुनिया देखने के टाइम वर्ल्ड वॉर। इसमें अभिजीत की फोटो क्यों है? I so much unrelated things I am not getting today. Because he is the guy who never got anything ना। उसने तारिका से प्यार किया, उसको तारिका नहीं मिली, उसको प्रमोशन नहीं मिला, दया सारा वो अटेंशन लेके जाता था स्ट्रॉन्ग गाय का। प्रद्युमन ऐसे कुछ तो गड़बड़ है बोलता था। अभिजीत को हाउ डू यू रिमेंबर हिम? हाँ, अभिजीत नाइस गाय बन के रह गया। Yeah, he was the nice guy. एक रैप्टा मारा ना। अपने देश को नंबर न्यूजीलैंड इन एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। 2 पर नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है, वो किसी और का है। एवरी टाइम भाई न्यूजीलैंड फाइनल में हार जाता है। आई वांट टू सी, डोंट कॉल मी एंटी नेशनल गाइस, बट यू नो समवेयर डाउन द लाइन आई वांट टू सी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड लिफ्टिंग अ ट्रॉफी, इवन इफ द अपोजिशन इज इंडिया, आई डोंट माइंड। They did ना, न्यूजीलैंड वंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता ना 2021 में भाई। क्या वो तो हु गिव्स अ, मैं जब से देख रहा हूँ वो किंग्स 11 के टाइम से साला वहां भी फाइनल में आके हार जाता है। हर जगह परफॉर्म करता है, फाइनल में आके हार जाता है वो। तुम चाहते हो इंडिया हार जाए? क्या? हाँ, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते। इसमें कि तुम चाहते हो इंडिया, हाँ इनको लग रहा है कि पहली होंगी जो मुझे इंटरनेशनल बोलेंगी। एनीवे दोस्तों, ये था इस हफ्ते का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड एज यूजुअल कम्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। पूरा मीम रिव्यू एपिसोड एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल मेंबर्स के लिए अपलोडेड है। आप उसको देखने के लिए चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन चैनल मेंबर है कैसे पता चलेगा? कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वो लोग जो स्टिकर्स में कॉमेंट कर रहे हैं ना, वो हमारे अपने चैनल मेंबर्स हैं। बंगाल फॉर बिगिनर्स के एपिसोड आने शुरू हो चुके हैं, तो वो जरूर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसे और वीडियोस के साथ, न्यूज विद एंटरटेनमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, जाने से पहले अनअकैडमी के यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है।